2 की स्टार्टिंग में हान कहने लगती है कि कभी कभार हमारा माइंड बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे पूरी की पूरी लाइफ तबाह हो जाती है, हमें लगने लगता है कि हम जिंदा क्यों हैं, हमें तो मर जाना चाहिए, इस जिंदगी को जीने का कोई फायदा नहीं। हमें ऐसा लगने लगता है कि कोई हमारी लाइफ को तबाह करने में लगा हुआ है और हम कितनी भी कोशिश कर ले उस चीज को हम ठीक नहीं कर पाते। जिस अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को चला रहे होते हैं वो लाइफ उस अकॉर्डिंग चली नहीं रही होती है। और ये चीज एक न एक दिन हर कोई अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर करता है, बस हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये चीज हमारी लाइफ में कब आएगी, कहाँ पर आएगी और कब तक रहेगी। अब खैर इसके बाद हम जियोंग को देख पाते हैं, जहाँ पर जियोंग ने अपने आलीशान घर को बेचकर रेंट में घर ले लिया होता है। इसके साथ साथ जब जियोंग अपने घर को शिफ्ट कर रहा था उस टाइम पर जियोंग को उसकी मॉम का कॉल आता है, जहाँ पर शुरुआत में जियोंग को लगने लगता है कि मे बी मेरी मॉम मेरी चिंता कर रही होगी, जिसके चलते जियोंग अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी इनोसेंट हूँ, एक न एक दिन ये प्रूफ हो जाएगा। एक्चुअली में तो इस चीज की जियोंग की मॉम को तक नहीं पड़ी हुई थी। यहाँ पर जियोंग की मॉम जियोंग से कहने लग जाती है कि तुम्हें तो मालूम है ना तुम्हारे फादर कितनी ज्यादा अच्छी कंपनी में काम करते हैं, कितनी बड़ी पोजीशन में काम करते हैं, तो तुम इस चीज का ध्यान रखना कि जो नाम तुम्हारे फादर ने इतने सालों की मेहनत के बाद कमाया है उस नाम को तुम तबाह मत करना। अब इसके बाद जियोंग छत में खड़े हो जाता है, जहाँ पर कुछ ही देर में वहाँ पर हान भी पहुँच जाती है और जियोंग को देखकर कहने लगती है कि तुम कौन हो। जिसके बाद जब जियोंग पीछे की तरफ मुड़ता है तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इवन यहाँ पर एक और फनी सीन होता है, जहाँ पर जियोंग हान को काफी सरप्राइज्ड वे में देख ही रहा था कि तभी अचानक से हान की सुखाई हुई ब्रा अचानक से जियोंग के मुंह पे पड़ती है। और ऑफ कोर्स इस चीज से हान को काफी ज्यादा अजीब फील होता है, जिसके चलते हान कहने लगती है कि मैं तो ये ब्रा पहनती ही नहीं हूँ, ये मेरी मॉम की ब्रा है। साथ साथ यहाँ पर हान जियोंग से पूछने लगती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो यहाँ पर। जिस पर जियोंग कहने लगता है कि मैं तुमसे क्यों मिलने आऊंगा, ये मेरा भी घर है। इसके बाद दोनों को एक और झटका लगता है, क्योंकि यहाँ पर हान जिस रूम में रहा करती थी उसी रूम को जियोंग ने रेंट पे खरीदा था, यानी कि दोनों को अब एक साथ ही रहना पड़ेगा। अब इसके बाद हान अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर खाना खाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हान की बेस्ट फ्रेंड का नाम है ली होंग, जिसने हान को सेव करने में उसकी मदद करी थी। वहीं पे जियोंग तुरंत ही कांगशन को कॉल मिलाता है, जिसने जियोंग को ये घर दिलाया था। फिर यहाँ पर जब कांगशन को मालूम पड़ता है कि जियोंग हान को ऑलरेडी जानता है तो कांगशन अब जियोंग से पूछने लगता है कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई। जहाँ पर शुरुआत में तो कांगशन को लगने लगता है कि मे बी हान जियोंग की फर्स्ट लवर होगी, जिसे सुनकर जियोंग कहने लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, उल्टा हान तो मेरी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी। वेल जियोंग की बात तो कांगशन को समझ नहीं आ रही थी, कांगशन को समझ नहीं आ रहा था कि हान जियोंग के लिए बैड लक कैसे हो सकती है, जिसके चलते जियोंग कांगशन को अब अपनी पास्ट की स्टोरी बताने लग जाता है। जिसके बाद हम 2009 के फ्लैशबैक में देख पाते हैं, जहाँ पर जियोंग के दोस्त नोटिस करने में लगे हुए थे कि हान आज पूरे दिन में कितना कितना कॉफी पी, कितने कितने उसने पेंसिल खत्म करी। जहाँ पर किम बताने लगता है जियोंग को कि आज पूरे दिन में हान ने कम से कम 5 कॉफी खा ली है और उसके साथ साथ 7 पेंसिलें भी खत्म कर दी। किम कहने लगता है कि अभी तक तो तुम टॉपर थे, जिसके चलते हमें लगता था कि टॉपर लोग ऐसे होते होंगे, लेकिन हान को देखने के बाद तो हमारी पूरी की पूरी मेंटालिटी ही चेंज हो गई, क्योंकि तुम थे बिल्कुल ही आराम से लिखने वाले, बिल्कुल ही शांत स्वभाव के, शांति से पढ़ने वाले। वहीं पे हान इतनी स्पीड में पढ़ाई करती है कि वो एक दिन में इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर देती है। वहीं पे चांग योंग भी जियोंग से कहने लगता है कि तुम्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि तुम्हारी पोजीशन भी छिन जाए। वेल अपने दोस्तों के मुंह से ऐसी बात सुनकर जियोंग को अंदर से तो टेंशन हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जियोंग इस टेंशन को किसी को भी नहीं बताता। इसके साथ साथ जियोंग अपनी क्लासरूम के बच्चे को स्टेयर्स में बैठा हुआ भी देख पाता है, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे बेट लगाने में लगे हुए थे कि हान और जियोंग में से किसकी रैंक 1 आएगी। मतलब ऐसे ही देखते देखते मिड टर्म एग्जाम्स के भी रिजल्ट आ चुके थे, जहाँ पर जियोंग को आज काफी बड़ा झटका लगने वाला था। वेल अपने मार्क्स देखने के लिए जियोंग नॉर्मल वे में जाता है, लेकिन जैसे जियोंग देखता है कि उसकी रैंक 2 आई है और वहीं पे रैंक 1 में हान है, तो इसे देखते ही जियोंग काफी ज्यादा शॉक्ड में चले जाता है। और नॉर्मल शॉक्ड में नहीं जाता यहाँ पर जियोंग, बल्कि एकदम से वहीं पे गिर जाता है, जिसके चलते तुरंत ही जियोंग के दोस्त उसे उठाकर मेडिकल रूम में लेके जाते हैं। पर इस इंसिडेंट की वजह से जियोंग की अब और भी ज्यादा बदनामी होने लग जाती है। सभी लोगों को मालूम पड़ जाता है कि जियोंग के साथ क्या हुआ। सभी लोग आपस में गॉसिप करने लग जाते हैं कि जैसे ही जियोंग ने देखा कि उसकी रैंक 2 आई है तो उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसे मेडिकल रूम में लेके जाना पड़ा। कहते हैं ना, जब इंसान को ठोकर लगती है उसके बाद ही उसे अकल आती है, तो जियोंग के लिए भी 2nd रैंक लाना एक तरह से ठोकर लगने के बराबर ही था, जिसके चलते जियोंग पढ़ता तो नहीं है, लेकिन हाँ और भी ज्यादा बचकानी हरकतें करना शुरू कर देता है।
जैसे कि हान घर जाते टाइम भागकर जाया करती थी, वहीं पे जियांग तुरंत ही अपनी स्कूटी लेके आ जाता है ताकि वो हान से भी तेज घर पहुंच सके। वहीं पे हान क्लासरूम में बैठकर जहां पर एक कॉफी खाया करती, वहीं पे जियांग एक ही बार में दो कॉफी खा लेता। और इसके साथ साथ जब टीचर हान और जियांग में से किसकी स्पीड ज्यादा तेज है ये चेक करने के लिए हान और जियांग को ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन देते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही जियांग को फील होता है कि वो हान से काफी स्लो चल रहा है, जिसके चलते जियांग तुरंत ही हान के ऊपर के आंसर्स कॉपी कर लेता है और तुरंत ही लास्ट में उस क्वेश्चन के आंसर को निकाल कर इस कंपटीशन को जीत जाता है। अब सीन यहीं पे कट होकर अब हमारा ड्रामा प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हान ये सारी की सारी स्टोरी ली होंग को भी बताने में लगी हुई थी। इनकी स्टोरी सुनकर ली होंग को काफी ज्यादा इनकी स्टोरी पर इंटरेस्ट आ रहा था। इवन ली होंग ये भी जानना चाहती थी कि क्या इन दोनों के बीच में प्यार डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के एनिमीज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लास्ट में स्टोरी में हमेशा यही होता है कि दोनों के दोनों एनिमीज एक दूसरे से प्यार करने लग गए। पर हान ली होंग से कहने लगती है कि हमें इस बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ हान ली होंग को ये भी बताती है कि मुझे डिप्रेशन है। ऑफ कोर्स ली होंग हान की काफी बेस्ट फ्रेंड थी, इसी के चलते हान ने ये बात ली होंग को बताई थी। बट ली होंग इस बात को काफी हल्के में लेती है और हान से कहने लगती है कि आजकल के टाइम पे तो हर किसी को डिप्रेशन होता है, हर कोई डिप्रेशन से ही जूझ रहा होता है, डिप्रेशन नॉर्मल बात हो चुकी है अब। जिसके बाद एक बार फिर से ली होंग हान से कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझे अपनी आगे की स्टोरी बताओ ना, मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारी स्टोरी सुनने में। जिस पर हान ली होंग से कहने लगती है कि ये स्टोरी जानकर तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है जियांग कुछ ही दिनों में ये घर खाली कर देगा। और हान का ये थॉट बिल्कुल ही सही भी निकलता है, क्योंकि जियांग भी इवन यही डिसाइड कर रहा होता है कि किसी भी कीमत पर वो इस घर से बाहर निकल के रहेगा। जहाँ पर शुरुआत में जियांग सोचने लग जाता है कि क्यों ना मैं इस घर में तोड़फोड़ कर दूं, जिसके चलते घर का ओनर मुझे तुरंत ही घर से बाहर निकाल देगा। कि तभी इतने में जियांग देखता है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर बाई चांस जिसने भी घर रेंट पे ले रखा है वो इस घर की तोड़फोड़ करेगा तो उसे पैसे भी कम मिलेंगे। यानी कि घर लेने से पहले जो हम डिपॉजिट मनी घर के ओनर को देते हैं, उस पैसों में से जियांग को पूरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अब जियांग का तो ये प्लान कैंसिल हो चुका था, जिसके चलते हान जैसे ही अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी अचानक से रास्ते में जियांग हान को रोक देता है। जियांग हान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ, भले ही हमारे बीच में पास्ट में दुश्मनी थी, लेकिन अब हमें ये दुश्मनी ज्यादा पालनी नहीं चाहिए। पर यहाँ पर हान तो जियांग को काफी सेविज रिप्लाई देती है, कहने लग जाती है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। जिस पर हान की बात से गुस्सा हो जियांग हान से कहने लग जाता है कि वैसे भी मुझे ऑलरेडी 3.7 बिलियन का लोन हो रखा है, थोड़ा बहुत और भी लोन हो जाएगा तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। 3.7 बिलियन वर्ड सुनकर तुरंत ही हान शॉक्ड होकर जियांग के पास जाने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा लोन है। जिसके चलते जियांग हान से कहने लगता है कि तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरे ऊपर एक केस चल रहा है, जहाँ पर टोटल मिलाकर मुझे 10 बिलियन पैसे देने थे, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने अपना घर, गाड़ी, सब कुछ एक्सपेंसिव चीजें बेच दी, जिसके चलते अब 3.7 बिलियन ही लोन मेरे ऊपर बचा है। ये बात जियांग काफी ज्यादा सीरियस होकर हान को बताने में लगा हुआ था, लेकिन वहीं पे हान जियांग के ही सामने उबासी लेने में लगी हुई थी, जिसे देखकर जियांग हान पे काफी गुस्सा हो जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि हान उबासी लेने के बाद जियांग से कहने लगती है कि सॉरी, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम जल्द से जल्द घर को खाली कर दोगे। हान के मुंह से ये बात सुनकर जियांग चिल्लाते हुए हान से कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर ये किस चीज का एटीट्यूड है। पर हान तो वहाँ से चली गई थी कि तभी इतने में जियांग के पास हान के अंकल आ जाते हैं, जिसे जियांग बिल्कुल भी नहीं जानता था। जियांग को यहाँ पर हान के अंकल से काफी डर लग रहा था, जिसके चलते जियांग हान के अंकल से कहने लगता है कि मैं आपको नहीं बोल रहा था, मैं तो उस लेडी को बोलने में लगा हुआ था। जिस पर हान के अंकल जियांग को ये कह के वहाँ से निकल जाते हैं कि वो मेरी भतीजी है। हान के अंकल के वहाँ से जाने के बाद तुरंत ही वहाँ पर नाम भी आ जाता है, जो कि हान के भाई का नाम था। नाम शुरुआत में जियांग को देख रहा होता है, जिसके चलते जियांग भी थोड़ा हंसते हुए नाम से कहने लगता है कि इस नूडल शॉप का ओनर कुछ ज्यादा ही गुस्से वाला है। जिस पर नाम जियांग को ये कह के वहाँ से निकल जाता है कि वो मेरे अंकल है। इसके बाद जियांग भी वहाँ से ये कह के घर की तरफ निकल जाता है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर हान की मॉम भी है, हान का भाई भी और हान के अंकल भी मौजूद है। मेरा पता नहीं क्या होने वाला है हश्र। इसके साथ साथ हम एक और चीज नोटिस कर पाते हैं कि जब जियांग अपने रूम में घुसा, उस टाइम पर एक कैप पहना हुआ आदमी जियांग के घर की तरफ ही देखने में लगा हुआ था। वहीं पे नाम भी अपने घर पहुंचकर अपनी मॉम से कहने लगता है कि जो पर्सन हमारे घर के ऊपर रहता है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। जिस पर हान की मॉम नाम को कहने लगती है कि हमारे घर के ऊपर तो एक डॉक्टर रहता है। सुन नाम कहने लगता है कि अच्छा वो डॉक्टर है, फिर तो मैं उसे नहीं जानता होगा, क्योंकि डॉक्टर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बहन को जानता। साथ साथ यहाँ पर नाम अपनी मॉम से एक और क्वेश्चन करने लगता है कि क्या ऊपर वाले घर में दो आदमी एक साथ रह पाएंगे। जिस पर हान की मॉम का मानना था कि वो घर तो काफी छोटा है, जिसके चलते उसमें 2 पर्सन का रह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
जिस पर नाम कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैंने तो ऊपर की तरफ 2 लोगों को जाते हुए देखा था। अब हम जियोंग को देख पाते हैं जहाँ पर इंसिडेंट की वजह से जियोंग सो तक नहीं पा रहा था। इवन जियोंग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जियोंग का मन नहीं लगता। अब जियोंग मॉर्निंग वॉक करके अपने घर में जा ही रहा था कि तभी अचानक से जियोंग को गेट पर ही हान दिख जाती है। वेल हान तो अपने हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी, लेकिन जियोंग दूर से ही हान को देखकर अपने मन में डिसाइड करता है कि अब वो घर को चेंज करके ही रहेगा, वो यहाँ पर नहीं रह सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ दायोंग के असिस्टेंट दायोंग के पास आकर कहने लग जाती है कि आपके क्लिनिक पे तो कोई आता ही नहीं है। पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेडी थी जिसने यहाँ पर बुकिंग करवाई है। जिसके साथ साथ असिस्टेंट दायोन को आइडिया देने लगती है कि उसे अपनी क्लिनिक का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, इसी के थ्रू लोग उसके क्लिनिक के बारे में जान पाएंगे। जिस पर दायोन कहने लगता है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट करी तो है, मैंने BTS के पोस्टर से भी बड़ा पोस्टर बनाया हुआ अपने क्लिनिक का। जिस पर असिस्टेंट दायोन से कहने लगती है कि आजकल पोस्टर वोस्टर से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको यूट्यूब पे अपना चैनल बनाकर अपने क्लिनिक के बारे में बताना चाहिए, जिस तरह से जियोंग बताया करता था। जिस पर दायोन कहने लगता है कि नहीं, मैं अपना यूट्यूब पे क्लिनिक के बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा। अगर मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा तो अपना पर्सनल व्लॉगिंग चैनल बनाऊंगा। जिस पर असिस्टेंट कहने लगती है कि आप शायद से भूल गए हो, लेकिन आपका ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल एग्जिस्ट करता है, जहां पर आपने इवन उस यूट्यूब चैनल का नाम सर्जरी से ही रिलेटेड बनाया हुआ है। बट इसके बावजूद भी उस यूट्यूब चैनल में सर्जरी से रिलेटेड कोई वीडियो ही नहीं है, बल्कि उस यूट्यूब चैनल में आपने डाला हुआ है कि डॉग्स को किस टेम्परेचर पर ठंड लगने लगती है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। और इस क्लिनिक के सारे मेंबर्स को मिलाने के बाद आपके यूट्यूब चैनल में टोटल 5 ही सब्सक्राइबर है। यहाँ पर असिस्टेंट दायोंग से कहने में लगी हुई थी कि अभी जियोंग अपना यूट्यूब चैनल तो चला नहीं रहा है, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहिए। जिस पर दायोंग कहने लगता है कि जब तक जियोंग का सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन नहीं करूंगा। भले ही मैं जियोंग की काफी बुराई करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जियोंग और मेरे बीच में एक स्पेशल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। हमारी स्टोरी काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद दायोंग वो स्टोरी अपने असिस्टेंट को बता पाता कि इतने में असिस्टेंट कहने लगती है कि आप ऑलरेडी हमें वो स्टोरी काफी बार सुना चुके हो, और ऐसा कहने के बाद असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम जियोंग को देख पाते हैं जहाँ पर जियोंग गया हुआ था दूसरी जगह पर घर देखने के लिए कि तभी अचानक से जियोंग को कांगशन का कॉल आता है, जिसके चलते जियोंग को तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ता है। फिर यहाँ पर जियोंग ने कांगशन को अपने स्टाफ मेंबर के एक पर्सन की छानबीन करने के लिए काम दिया हुआ था, जहाँ पर कांगशन जियोंग को बताने लगता है कि वो ज्यादा सोशली एक्टिव नहीं है और इस रीजन की वजह से मैं उसके बारे में ज्यादा छानबीन नहीं कर पाया। इसके साथ साथ जब भी उसके सामने काफी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, उसके बावजूद भी वो कभी हाइपर नहीं होता, जिसे सुन जियोंग को याद आने लगता है कि सर्जरी वाले दिन रूम में मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे के सारे हाइपर होने लग गए थे, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन वहाँ पर मौजूद था जो कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। और इवन कोर्ट में भी जब सभी डॉक्टर से अपने अपने पॉइंट सामने रखने के लिए कहे गए, तो वहाँ पर भी एक सिर्फ और सिर्फ वही डॉक्टर था जिसने अपने पॉइंट्स किसी को भी नहीं बताए। उसने बल्कि साफ साफ आगे से ही मना कर दिया, और इसी रीजन की वजह से जियोंग को उस पर कुछ ज्यादा ही शक होने में लगा है। पर क्या करे, इस चीज में जियोंग की ही गलती है, क्योंकि जियोंग ने उस पर्सन को हायर किया था। वेल उस टाइम पर वो पर्सन अलग से जो है जियोंग के पास गया हुआ था अपना रेज्यूमे लेकर, जिसके चलते जियोंग ने तुरंत ही उसे हायर कर लिया। जियोंग को लगने लगा कि वो अपने काम को लेके कुछ ज्यादा ही पैशनेट होगा, और इसके साथ साथ उसके कोई पर्सनल रीजन हो गए जिसके चलते वो मुझसे अकेले मिलने आया। वेल अब जियोंग कांगशन से बात कर ही रहा था कि तभी इतने में जियोंग को मैसेज आता है। यहाँ पर जियोंग को उसी मकान मालिक का मैसेज आया हुआ था जिसका घर अभी अभी जियोंग देखने के लिए गया था, जहाँ पर उस मकान मालिक ने साफ साफ जियोंग को घर देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि अभी तक जियोंग का केस सॉल्व नहीं हुआ है, जिसके चलते उसे जियोंग से थोड़ी डर लग रही है। और ऑफ कोर्स ये सब कुछ देखने के बाद जियोंग तो समझ चुका था कि उसे तो अब कोई भी घर देने वाला नहीं है, जिसके चलते लास्ट ऑप्शन जियोंग के पास यही बचा है कि उसे हान को पटाना पड़ेगा। वेल यहाँ पर जियोंग तो गया था हान से थोड़ी बहुत अच्छी बात करने के लिए, लेकिन जैसे ये दोनों एक दूसरे से बात करने बैठते हैं कि एक बार फिर से इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर हान कहने लगती है कि मैंने तुम्हें हराया, और वहीं पे जियोंग कहने लगता है कि तुमने मुझे कभी नहीं हराया, बल्कि हमारे बीच में हमेशा ड्रॉ रहा। जिस पर हान कहने लगती है कि उस टाइम पर ड्रॉ इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा मैथ्स का एक क्वेश्चन गलत चले गया था, और वो क्वेश्चन हमें बुसान एरिया में नहीं बताया गया था, और जब मैं सियोल आई तब तक वो टॉपिक पढ़ा दिया गया था तुम्हें। तो अगर वो क्वेश्चन मुझे आता सॉल्व करना तो मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करती, और इसके साथ साथ मैं सारी पढ़ाई खुद से करा करती थी, और वहीं पे तुम्हारे पास एक अलग से ट्यूटर था।
यहाँ पर एक और बात, जियोंग और कांगशन एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं है, बल्कि कांगशन जियोंग का ट्यूशन टीचर था। जियोंग हान के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनने के बाद हान से कहने लग जाता है कि जब मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट हुआ था तो उस टाइम पर मेरे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत निकला। वहीं पे तुमने एग्जाम में कुछ ज्यादा ही मिस्टेक्स करी हुई थी और इसके बावजूद भी तुमने 4 क्वेश्चन गलत भी करे हुए थे, जिसके चलते मैं जीत गया हूँ। मतलब देख रहे हो कहाँ पर जियोंग हान को मनाने के लिए गया हुआ था, वहीं पे अब इन दोनों के बीच में लगी फाइट शुरू हो गई। जिसके बाद हान जियोंग से पूछने लग जाती है कि तुम मेरे पास क्या करने के लिए आए हुए हो, तुम्हें क्या काम है मुझसे। जिसके बाद जियोंग हान से कहने लगता है कि मुझे कहीं पे भी रेंट पे घर नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं तुम्हारे घर पे ही रह सकता हूँ। और यहाँ पर जियोंग काफी ज्यादा हान का मजाक बना चुका था, जिसके चलते हान जियोंग से कहने लगती है ऑल द बेस्ट, और ऐसा कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। इसके साथ साथ जियोंग के वहाँ से जाते ही हान को एक मैसेज रिसीव होता है, जहाँ पर हान की साइकियाट्रिस्ट के साथ बुकिंग डेट और टाइम की डिटेल्स थी। इसके साथ साथ हान ये भी देखती है कि जियोंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है, इसके बावजूद भी जियोंग काफी खुश दिखाई दे रहा है। जिसके बाद हान ये कंक्लूजन निकालती है कि हर किसी की लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। और जब जियोंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम लेने के बावजूद भी खुश हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं खुश हो सकती। अब इसके बाद हान एक बार फिर से प्रोफेसर के पास जाती है मिलने के लिए, जहाँ पर एक बार फिर से हान का प्रोफेसर उस पर चिल्लाने लग जाता है। प्रोफेसर हान से कहने लग जाता है कि स्टूडेंट्स के रिव्यू इतने ज्यादा बुरे क्यों हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इवन यहाँ पर प्रोफेसर इतनी बुरी तरह से हान के फेस पे पन्ने फेंकता है, जिसके चलते इवन हान के फेस में हल्का सा स्क्रैच भी पड़ जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो प्रोफेसर इतना ज्यादा गुस्से में था, जिसके चलते गुस्से गुस्से में उल्टा हान के पैरों में भी वो दे मारता है। वेल ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर नर्स आकर प्रोफेसर को कहने लगती है कि अभी इमरजेंसी में आपको एक पेशेंट को चेक करना होगा। वेल ये बात सुनकर प्रोफेसर शुरुआत में मुंह सा बना देता है, मानो कि उसको ये चीज करने जाना ही ना हो। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर को मालूम पड़ता है कि वो नॉर्मल पेशेंट नहीं है, बल्कि चेयरमैन की बेटी है, यानी कि वीआईपी पेशेंट है, तो ये चीज सुनते ही तुरंत ही प्रोफेसर हड़बड़ी में वहाँ पर पहुँच जाता है। इवन यहाँ पर प्रोफेसर हान को भी अपने साथ लेके जाता है। मतलब अभी तक ये प्रोफेसर हान की बुराई कर रहा था, और जैसे सर्जरी करने का टाइम आया तो वो उसी हान को अपने साथ लेके जा रहा है जिसकी ये बुराई कर रहा था। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये प्रोफेसर एक नंबर का लोल है, खाली में ये हान पे चिल्लाता रहता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर को उस लेडी के हाथ में निडल डालनी होती है। पर काफी कोशिश करने के बावजूद भी बार बार जो है निडल जैसी वो डालता तो उसके हाथ में से खून निकलने लग जाता। मतलब इन्हें निडल कुछ इस तरह से डालनी थी जिसके चलते वो सीधा निडल जाती इनके वेसल्स में। और जब प्रोफेसर काफी कोशिश करने के बाद ये सब कुछ नहीं कर पाता, जिसे देखकर हान तुरंत ही प्रोफेसर से कहने लगती है कि आप हट जाइए, मैं ये सब कुछ कर देती हूँ। जहाँ पर शुरुआत में तो प्रोफेसर हान को पेशेंट के दूसरे हाथ में ये सब कुछ करने के लिए कहने लगता है, और अब यहाँ पर हान एक ही बारी में काफी अच्छी तरह से उस लेडी के हाथ में निडल डाल देती है। इसके बाद हान दूसरे हाथ में भी खुद से निडल डालती है, यानी कि ये प्रोफेसर किसी भी काम का नहीं है। वेल अब ये सब काम तो काफी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था। जिसके बाद जब हान रूम से बाहर निकलती है तो यहाँ पर हान फील कर पाती है कि उसके कंधे में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम हान को साइकियाट्रिस्ट के पास देख पाते हैं, जहाँ पर हान साइकियाट्रिस्ट से पूछने लगती है कि मेरे चेस्ट में क्यों पेन हो रहा है और मेरी बैक में क्यों पेन हो रहा है। जिस पर साइकियाट्रिस्ट का जवाब था कि ये सब कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स है और हान को जल्द से जल्द ये सब कुछ क्योर करना होगा। जिसे सुनकर हान साइकियाट्रिस्ट से डिप्रेशन को खत्म करने का सोल्यूशन पूछने लग जाती है। यहाँ पर डिप्रेशन को सॉल्व करने का सिंपल सा सोल्यूशन था कि हान को रेस्ट करना होगा, बट हान तो एक डॉक्टर है और डॉक्टर होने के नाते हान रेस्ट कैसे ले सकती है। जिस पर साइकियाट्रिस्ट हान को समझाने लग जाता है कि जब हमारा बोन फ्रैक्चर होता है तो उस टाइम पर हड्डियां टूट जाती है, ठीक उसी तरह से डिप्रेशन के दौरान हमारा ब्रेन भी टूट जाता है। बट अंतर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हमारे हाथ को तो पट्टी से बांध सकते हो, लेकिन तुम ब्रेन को कैसे बांधोगे। और वैसे भी एट द एंड बोन फ्रैक्चर को सॉल्व करने के लिए भी हमें उस हाथ को रेस्ट देने की जरूरत पड़ती है, और ठीक उसी तरह से हमारे ब्रेन फ्रैक्चर को भी ठीक करने के लिए हमें रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा शरीर रेस्ट पे जाता है ठीक उसी टाइम पर हमारा ब्रेन भी रेस्ट पे चले जाता है। पर खैर इसके बाद प्रोफेसर हान को चेयरमैन के घर में आने के लिए कहता है, क्योंकि प्रोफेसर ने जो चेयरमैन की डॉटर के हाथों में बार बार निडल डाला था उसकी वजह से चेयरमैन की डॉटर के हाथ में निशान पड़ गए थे, और इस चीज की वजह से चेयरमैन को काफी गुस्सा भी आ रहा था, जिसके चलते प्रोफेसर सारा का सारा ब्लेम हान के ऊपर डाल देता है, क्योंकि अगर वो चेयरमैन को ट्रुथ बताने बैठ गया तो उसकी जॉब तो उसके हाथ से निकल जाएगी। और इसके साथ साथ उल्टा प्रोफेसर हान को अपने कैबिन में बुलाकर उसको समझाने लग जाता है कि तुम्हें एक बार चेयरमैन के घर जाकर सॉरी कह देना चाहिए। प्रोफेसर कहने लगता है कि तुम जैसे लोग अगर घुटनों में बैठकर भी माफी मांग लोगे तो ज्यादा तुम्हारा कुछ उखड़ेगा नहीं, और मैं अगले साल तक प्रमोट हो जाऊंगा, जिसके चलते मैं अपनी लाइफ से कुछ भी रिस्क नहीं ले सकता।
पर हान ने जो गलती करी ही नहीं, उस चीज का ब्लेम हान अपने सर पे कैसे ले सकती है, जिसके चलते हान इस बार क्लियरली प्रोफेसर से कह देती है कि वो किसी भी कीमत पर झूठ नहीं कहेगी। जब गलती प्रोफेसर ने करी है तो प्रोफेसर को जाकर माफी मांगनी चाहिए। फर्स्ट टाइम हान ने प्रोफेसर से इस तरह से बात करी थी, जिसके चलते अब प्रोफेसर और भी ज्यादा हान पे गुस्सा हो जाता है। इवन यहाँ पर प्रोफेसर तुरंत ही खड़े हो हान को थप्पड़ मारने ही वाला था कि इतने में हान उल्टा प्रोफेसर के हाथ को पकड़ लेती है। हान यहाँ पर कहने लगती है प्रोफेसर से कि हर बार तुम गलती करते हो और सारा का सारा ब्लेम मेरे सर पे डाल देते हो। तुम स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा पाए, जिसके चलते स्टूडेंट्स ने बैड रिव्यू दिया तुम्हारे बारे में। तुम्हारा प्रोजेक्ट खराब था, तुम्हारा प्रोजेक्ट ओल्ड मॉडल टाइप का था, जिसके चलते तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ और इसके बावजूद भी तुमने सारा ब्लेम मेरे सर पे डाला। और इतना ही नहीं बल्कि इस बार तो हान गुस्से में आकर तुरंत ही प्रोफेसर के पैर पर दे मारती है और कहने लगती है कि अब तुम भी इसी घुटने के साथ जाना चेयरमैन के घर में उनसे माफी मांगने के लिए। अपनी इंसल्ट होता हुआ देख प्रोफेसर तुरंत ही हान को धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा। बट अब हान को इस चीज की भी चिंता नहीं थी। तुरंत ही हान अपने लैब कोट को उतार कर वहीं पे रख देती है, क्योंकि हान ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि वो अब इस जॉब से रिजाइन ले लेगी, क्योंकि उसके लिए उसकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इंसान का शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो वो आगे चल के ये पैसे वैसे से क्या ही करेगा। और फिर होना क्या था, इस चीज की न्यूज पूरे के पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है। सभी लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि हान ने प्रोफेसर को मुंह तोड़ जवाब दिया और इवन हान ने बिना अपनी जॉब की चिंता करे हुए प्रोफेसर को ढंग से सुनाया और लास्ट में उल्टा अपनी जॉब भी रिजाइन कर दी। जैसे ही इस न्यूज के बारे में ली होंग को भी मालूम पड़ता है तो तुरंत ही ली होंग निकल जाती है हान से मिलने के लिए, जहाँ पर ली होंग इतनी ज्यादा हड़बड़ी में थी, जिसके चलते ली होंग भागते भागते अचानक से इवन दायोंग से भी टकराती है। और इवन यहाँ पर ली होंग इतनी बुरी तरह से दायोंग से टकराई थी, जिसके चलते उल्टा दायोंग के हाथ में दर्द भी होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हान की मॉम काफी खुश होकर अपने शॉप के कस्टमर को बताने में लगी हुई थी कि मेरी बेटी एक डॉक्टर है और नेक्स्ट वीक तक वो प्रोफेसर भी बन जाएगी। पर हान की मॉम की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जब हान अपने घर पहुंचती है तो ठीक रास्ते में हान को ली होंग भी दिख जाती है। ली होंग यहाँ पर हान से पूछने लगती है कि तुमने जॉब रिजाइन क्यों करा, तुम्हें इतनी हड़बड़ी में ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पर ठीक इन दोनों को बात करते हुए हान की मॉम भी सुन चुकी थी, जिसके चलते उन्हें मालूम पड़ चुका था कि उनकी बेटी जॉब को रिजाइन करके आ चुकी है। इसके बाद हान की मॉम हान पे काफी ज्यादा चिल्लाती है और कहने लगती है कि तुम्हें रिजाइन लेने की क्या जरूरत थी। हान यहाँ पर शुरुआत में तो अपनी मॉम से कहने लगती है कि मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहती थी, इसी वजह से मैंने रिजाइन लिया। पर हान की मॉम का मानना था कि अगर उसे रेस्ट लेना ही था तो वो जॉब करते करते भी तो रेस्ट ले सकती थी ना। जिसके बाद क्लियरली हान अपनी मॉम को कह देती है कि उस जगह पर मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, सभी लोग मेरे ऊपर चिल्लाने में लगे रहते थे जैसे कि मैं एक नंबर की बुद्धू हूँ। पर इतना सुनने के बावजूद भी हान की मॉम का अभी भी यही मानना था कि तुम कहीं पे भी काम कर लो, तुम्हें हर जगह डांट तो सुननी ही पड़ती है। जिसके बाद हान लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर अपनी मॉम को ये भी बता देती है कि वो डिप्रेशन का शिकार है, वो बीमार हो रखी है। यहाँ पर हान की मॉम को यकीन नहीं हो पा रहा होता कि उसकी बेटी को डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो उसने अपनी बेटी की काफी अच्छे से केयर करी थी, क्योंकि हान की मॉम ने तो हान की सारी इच्छाओं को पूरी करी है। इवन हान को किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी, तो इसके बावजूद भी हान बीमार कैसे पड़ सकती है। यहाँ पर जब हान ये देखती है कि उसकी मॉम तो उसकी फीलिंग समझ ही नहीं रही, जिसके चलते हान तुरंत ही गुस्से में घर से निकल जाती है। इसके साथ साथ जियोंग भी ठीक उसी टाइम पर सीढ़ियों से नीचे उतरने में लगा हुआ था, जहाँ पर इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर जियोंग को भी मालूम पड़ जाता है कि हान को डिप्रेशन है। अब ऐसी काफी रात हो जाती है, जहाँ पर स्टिल अभी भी हान अपने घर पे नहीं पहुंची थी। जिसके बाद नाम आकर अपनी मॉम से कहने लगता है कि मैं दीदी के रूम को चेक करने के लिए गया था, जहाँ पर मुझे उनके ड्रॉर में से दवाइयाँ मिली। देखकर तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किस चीज की दवाई है, जिसके चलते नाम गूगल पे इन दवाइयों को सर्च मारने लगता है और लास्ट में जाकर हान की मॉम और बाकी लोगों को मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में ये दवाइयाँ तो डिप्रेशन की है। इस चीज का पता चलते ही हान की मॉम अब काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और काफी ज्यादा रोने भी लगती है, क्योंकि उसने ये चीज कभी बिलीव करी ही नहीं थी कि उसकी बेटी बीमार भी पड़ सकती है। हान की मॉम ने तो हमेशा हान का ध्यान रखा है और इवन उसकी सारी जरूरतों को भी पूरा करा है, बट अब जो सच है उसे तो चेंज करा नहीं जा सकता, जिसके चलते हान की मॉम को भी अब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सच में उनकी बेटी को डिप्रेशन है। वहीं पे दूसरी तरफ जियोंग रास्ते में चली रहा था कि तभी अचानक से जियोंग को रास्ते में हान दिख जाती है। जियोंग को भी मालूम था कि हान थोड़ा सा दुखी है, जिसके चलते जियोंग दोस्त होने के नाते हान के पास जाकर कहने लगता है कि क्या वो उसके साथ खाना खाने चलेगी। जिस पर शुरुआत में हान जियोंग को मना करके वहाँ से जाने वाली होती है कि इतने में जियोंग हान का हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद जियोंग हान से कहने लगता है कि क्या वो उसके साथ ड्रिंक करने चलेगी, क्योंकि उसका अभी मूड ठीक नहीं है, वो चाहता है कि कोई उसे कंपनी दे। और यहाँ पर हान का भी मूड खराब था, जिसके चलते हान भी जियोंग की बात पर हामी भरती है और जियोंग से कहने लगती है कि हम कम से कम 3 बोतल तो जरूर पियेंगे। अभी तक आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपको इसी तरह के अच्छे ड्रामा एक्सप्लेनेशन भी।
इसके साथ साथ शॉप में जाने से पहले जियोंग हान को अपना जैकेट उड़ा देता है, जिसे देखकर हान जियोंग से कहने लगती है कि वो उसको इस तरह से ट्रीट ना करे, जिस पर जियोंग भी कह देता है कि वो हान को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, बल्कि हान ने ये जो डॉक्टर वाले कपड़े पहने हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। मतलब अजीब तो नहीं है, लेकिन हाँ, जियोंग अगर किसी शॉप में हान के साथ जा रहा है और अगर वो डॉक्टर वाले कपड़े पहन कर जाएगी उसके साथ, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। खैर, अब जियोंग जिस शॉप में जाता है, ठीक उसी शॉप में जियोंग के बाकी क्लासमेट्स भी बैठे हुए होते हैं, जिस पर जियोंग को अचानक से याद आता है कि उसको उसके दोस्त ने कहा था कि वो लोग रियूनियन पार्टी रखने वाले हैं जहाँ पर सभी लोग जाएंगे। और अब होना क्या था, जियोंग और हान को सारे क्लासमेट्स पहचान जाते हैं और तुरंत ही उनको अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं, जहाँ पर एक लड़की कहने लगती है कि अच्छा, हान और जियोंग तो अब दोनों के दोनों डॉक्टर बन चुके हैं, जिस पर एक लड़का अचानक से कहने लगता है कि दो नहीं बल्कि एक ही डॉक्टर है यहाँ पर, और दूसरा वाला तो अपनी जॉब खो चुका है, यानी कि वो जियोंग की बात कर रहा था। इवन यहाँ पर वो जियोंग की बुराई करना बंद नहीं करता और कहने लगता है कि इवन जियोंग के दोनों दोस्तों ने अपनी जॉब को छोड़कर जियोंग का यूट्यूब चैनल पर ध्यान दिया, बट अब जियोंग ने अपने करियर को डुबा दिया और इस रीजन की वजह से जियोंग के दोस्तों को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जियोंग के दोस्त उस टाइम पर उस लड़के को चुप रहने के लिए कहते हैं, जिस पर वो लड़का कहने लग जाता है कि अभी तक तो तुम लोग जियोंग की खुद बुराई कर रहे थे, अब तुम लोग क्यों चुप हो गए। वेल, यहाँ पर जियोंग को ज्यादा ही अपनी बेइज्जती सह चुका था, जिसके चलते जियोंग तुरंत ही शॉप से बाहर चले जाता है, जहाँ पर जियोंग के पीछे पीछे दोनों दोस्त भी जियोंग के जाते हैं और किम यहाँ पर जियोंग को समझाने भी लगता है कि उसे गुस्सा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसे सब कुछ भूल जाना चाहिए। पर चान योंग तो ठहरा मुंह पे बोलने वाला, जिसके चलते चान योंग जियोंग से कहने लग जाता है कि वो झूठ थोड़ी ना बोल रहा था, तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ भी बर्बाद हो गई। वेल, अपनी इतनी बेइज्जती सहने के बाद जियोंग अब चुप नहीं रहता और तुरंत ही अपने मन की सारी बातें अपने दोस्तों को भी कह डालता है। जियोंग कहने लगता है कि तुम दोनों ने मेरी वजह से अपनी जॉब कभी भी नहीं छोड़ी, उल्टा किम की जॉब तो बैंकक्रप्ट हो गई थी, जिसके चलते किम बिना रिजाइन करे जॉब से बाहर निकल ही गया था। और रही बात चान योंग की, तो चान योंग को तो जॉब करना पसंद ही नहीं था, उसे सरदर्दी होती थी काम करने में, जिसके चलते एक दिन चान योंग ड्रिंक करके अपने ऑफिस में हंगामा करके आ गया और इसी वजह से जॉब से उसे निकाल दिया गया। यानी कि ये लोग जो समाज में कहते फिर रहे हैं कि जियोंग की वजह से हमने अपनी जॉब छोड़ी क्योंकि हमने सोचा कि जियोंग का यूट्यूब चैनल चल जाएगा, तो ये सब कुछ झूठ है। इन लोगों को तो ऑलरेडी ऑफिस से निकाल दिया गया था और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर जियोंग बोलना बंद नहीं करता और अपने दोस्तों से कहने लग जाता है कि मुझे काफी अच्छे से मालूम है कि तुम लोगों को जितना भी एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता था उसमें से ज्यादा % तुम हमेशा अपने पास रख लिया करते थे। और यहाँ पर ये लोग जियोंग को भी ये बात नहीं बताते थे, लेकिन इसके बावजूद भी जियोंग को ये बात पता चली गई थी। जियोंग को लगता था कि उसके दोस्तों को पैसों की ज्यादा जरूरत है, जिसके चलते कभी भी जियोंग ने अपने दोस्तों से ये नहीं कहा कि मेरे पैसे वापस कर, बल्कि जब भी जियोंग ऐड करता था तो उस टाइम पर तो पैसे हाफ ऑफ होते थे ना, तो उस टाइम पर जब पैसे हाफ ऑफ हो सकते हैं तो पेनल्टी का पैसा पे करने के लिए हाफ ऑफ क्यों नहीं हुआ। पर इसके बावजूद भी जियोंग ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और उल्टा खुद से सारा पेनल्टी का चार्ज पे कर दिया। पर वहीं भी जियोंग के फ्रेंड्स अगर वो जियोंग की तारीफ नहीं कर सकते और ना ही जियोंग की हेल्प कर सकते हैं तो एटलीस्ट उन्हें जियोंग की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। पर खैर, जियोंग तो काफी गुस्से में था यहाँ पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर जियोंग ये भी देखता है कि ये सारी की सारी बातें वहीं पे खड़ी हान भी सुन चुकी थी। इसके बाद जियोंग अपने घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर हान भी जियोंग के पीछे पीछे चलती रहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों एक ही घर में रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हान को अच्छे से समझ आ रहा था कि इस टाइम पर जियोंग कितना बुरा फील कर रहा होगा, जिसके बाद जियोंग तुरंत ही पीछे मुड़कर हान से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ एक बार फिर से ड्रिंक करने चलोगी। इस पर हान इस बार भी जियोंग को हाँ कह देती है और फिर दोनों के दोनों एक बार फिर से दूसरी शॉप में चले जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। अब यहाँ पर जब हान और जियोंग ड्रिंक कर रहे थे तो उस टाइम पर जियोंग हान से कहने लगता है कि तुम हमेशा पढ़ती रहती हो, तुम पढ़ाकू बच्ची हो, तो तुम्हें ड्रिंक की आदत कैसे लगी। जिस पर हान बताने लगती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ली होंग को ड्रिंक की आदत लगी रहती थी और इवन वो काफी ज्यादा हैवी ड्रिंकर भी थी। और जैसा कि तुम्हें मालूम है कि मुझे कभी भी हारना पसंद नहीं है, जिसके चलते मेरा हमेशा ली होंग के साथ कॉम्पिटिशन लगा रहता ड्रिंक में, और इसी रीजन की वजह से मैं ली होंग के साथ रहते रहते हैवी ड्रिंकर भी बन गई। और अब होना क्या था, जिस तरह से ये दोनों पढ़ाई में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने में लगे रहते थे, ठीक अब उसी तरह से ये लोग ड्रिंक में भी कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। और इस कंपटीशन के चलते ये लोग इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं जिसके चलते ये लोग अपने इमोशन से तो कंट्रोल खो ही चुके थे। साथ साथ यहाँ पर हान जियोंग से बात करते करते कहने लग जाती है कि भले ही तुम बचकानी हरकतें करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी ऐसी हरकत करोगे। यानी कि एक तरह से हान को पूरा का पूरा ट्रस्ट है जियोंग पे कि जियोंग किसी का खून नहीं कर सकता। और वेल, पहली बार जियोंग को कोई ऐसा पर्सन मिला जिसको जियोंग पर ट्रस्ट हो, जिसके चलते जियोंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है वहाँ पर।
इसके साथ साथ जियांग भी बातों बातों में हान को ये बात बता देता है कि उसे भी मालूम है कि हान को डिप्रेशन हो रखा है। जिसके बाद हान भी जियांग को अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहने लग जाती है कि मैं हमेशा इतनी मेहनत करती रही, हमेशा पढ़ाई करती रही, इवन मैंने हमेशा ही नॉर्मल और सादा खाना खाया ये सोचकर कि मैं आगे चल के खाने को एंजॉय करूंगी। मैंने सोचा था एक बार मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी तो उसके बाद मैं टेस्टी टेस्टी खाने को एंजॉय करूंगी। वहीं पे मैं एक बार प्रोफेसर बन जाऊंगी तो आराम से रेस्ट करती रहूंगी और इवन जगह जगह घूमने भी जाऊंगी। बट किसे पता था कि मैं प्रोफेसर बनने की जगह उल्टा डिप्रेशन का शिकार बन जाऊंगी। वे लोग ऐसे ही ये लोग काफी सारी बातें करते हैं और निकल जाते हैं अपने घर के लिए, जहाँ पर रास्ते में जियांग हान से कहने लगता है कि मेरा बचपन से एक सपना है कि मैं तुम्हारे सर पर काफी तेज का फ्लिक करूँ। जिसे सुनकर हान जियांग से कहने लगती है कि करो करो, चलो चलो अभी करके दिखाओ, मेरे सर पे फ्लिक करके दिखाओ। जहाँ पर हान की ये बात सुनकर जियांग कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सर पे फ्लिक नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक लड़की हो। जिसे सुनकर हान जियांग से कहने लगती है कि ये कोई बात नहीं हुई, उल्टा मैं भी तुम्हारे सर पे काफी टाइम से सोच रही थी फ्लिक करने की। मतलब दोनों के दोनों बचपन से एक दूसरे को ढंग से मारना चाहते थे और अब दोनों का ही मन था एक दूसरे को मारने का, जिसके चलते अब इन्हें कौन ही रोक सकता है। यहाँ पर सबसे पहले तो जियांग हान से कहने लगता है कि पहले तुम मेरे सर पे फ्लिक करके दिखाओ, और यहाँ पर हान इतनी बुरी तरह से जियांग के सर पे फ्लिक करती है जिसके चलते उल्टा जियांग गिर ही जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हान ने थोड़ा हल्के से मारा हो लेकिन जियांग ड्रिंक की हालात में था जिसके चलते वो गिर गया। जिसके बाद अब जियांग की बारी आ जाती है हान के सर पे फ्लिक करने की कि तभी अचानक से हान को उसकी मॉम का मैसेज रिसीव होता है। यहाँ पर हान की मॉम ने हान के लिए लिखा हुआ था कि मुझे सक्सेसफुल बेटी नहीं बल्कि एक हेल्दी बेटी चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम क्या करोगी और क्या नहीं, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता भी करती हूँ। वेल ये मैसेज कुछ ज्यादा इमोशनल था और ऊपर से हान ने ड्रिंक भी करा था, जिसके चलते हान उसी टाइम पर काफी फूट फूट के रोने लग जाती है। जहाँ पर शुरुआत में जियांग को लगने लगता है कि हान अपने सर पे फ्लिक नहीं करवाना चाहती और इसी रीजन की वजह से रो रही है। बट यहाँ पर जब हान चुप होने का नाम नहीं लेती तो यहाँ पर जियांग भी हान को देखकर फूट फूट के उसके साथ रोने लग जाता है। यहाँ पर इन दोनों के मन में जितने भी इमोशंस थे वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं और ये फूट फूट कर यहाँ पर रोने भी लग जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इसी टाइम पर ये दोनों एक दूसरे को काफी कस के भी हग करते हैं क्योंकि इनको काफी ज्यादा रोना आ रहा था। जहाँ पर एपिसोड 2 के एंड में ये दोनों अपने मन में कहने लगते हैं कि भले ही नेक्स्ट डे मुझे अफसोस होगा कि मैंने तुम्हें हग करा, बट इस टाइम पर रोते हुए तुम्हें हग करने से मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ, मन को काफी ज्यादा तसल्ली मिली और ऐसा लगने लगा कि सारा का सारा बॉडी का स्ट्रेस बाहर निकल चुका है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 2 का एंड होता है। वेल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।